हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है हमारे? बढ़िया। चलो, तो वाटर पढ़ रहे थे, पानी। वी वर स्टडी अबाउट पानी। और अब वाटर के बारे में हम लोग आज जो डिस्कस करना है, इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला एक टॉपिक, जनरल सेंस में पूछा जाने वाला टॉपिक। जेई वगैरह में तो क्वेश्चंस कम आते हैं, बट स्कूल एग्जाम्स में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा, वाटर की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की होती है उसका एम्फोटेरिक नेचर। इट्स एम्फोटेरिक नेचर। बेटा, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कभी कभी यानी सिचुएशंस आने पर एसिड की तरह बिहेव करे और कभी कभी सिचुएशन आने पर बेस की तरह बिहेव करे। मतलब कैपेसिटी टू बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज वेल एज अ बेस। सो वाटर कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस। एसिड और बेस किसी भी तरह, वाटर किसी की भी तरह बिहेव कर सकता है। ये उसका एम्फोटेरिक नेचर होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल चलो करके देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है, हमारा जो अमोनिया होता है NH3, इट इज अ लुईस बेस। हमारा NH3 अमोनिया एक लुईस बेस होता है, और जब हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर बन जाता है NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर हो जाता है। अब आप सोचो कि NH3 से NH4 कैसे बना? हो ना हो इस वाटर ने अपने दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसे दे दिया होगा, तो ये NH4 पॉजिटिव बन गया और ये OH नेगेटिव बन गया। सो व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कंसेप्ट बोल लीजिए, या अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोवरी कंसेप्ट बोल लीजिए। एसिड्स हमेशा वो सब्सटेंसेस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं। तो अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 100% वो लुईस बेस है। तो यहां पर आपका जो वाटर है उसने H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, इसलिए वाटर यहां पर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अमोनिया ने जब हाइड्रोजन ले लिया तो ये बन गया कॉन्जुगेटेड बेस, यानी कि एक बहुत कमजोर टाइप का एसिड। सॉरी, लुईस एसिड हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है। लुईस बेस हमेशा कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है, और एसिड हमेशा कॉन्जुगेटेड बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको सबको मालूम ही है, बेस वो होता है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन होता है। तो आपका जो एसिड है इट इज कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये हो गया आपके एम्फोटेरिक नेचर का पहला पार्ट। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। अब हम हमारे क्या करते हैं, वाटर को रिएक्ट करा देते हैं H2S के साथ। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये बन जाता है H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोनियम आयंस बन जाते हैं और HS नेगेटिव बाहर निकल जाता है। अब आप देखो, H2S ने अपना एक हाइड्रोजन H2O को डोनेट कर दिया, तो जो हाइड्रोजन डोनेट करता है वो एसिड और जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है वो बेस। तो यहाँ पर H2S ने एसिड क्यों बना? क्योंकि इसने H पॉजिटिव आयन डोनेट करा, इसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करा, तो वाटर हो गया बेस, H2S हो गया एसिड, और वो बेस था इसलिए ये बन गया कॉन्जुगेटेड एसिड। बेटा ध्यान रखिएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड पर यूजुअली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, और कॉन्जुगेटेड बेसिस पर हमेशा आपको एक नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो बेटा इस केमिकल रिएक्शन से ये प्रूफ होता है कि वाटर को बेस, अमोनिया से रिएक्ट कराओगे तो एसिड है, H2S से रिएक्ट कराओगे तो बेस है। मतलब सीधी सी बात है, वाटर प्लस वाटर, अगर वाटर यहाँ पर एसिड है और वाटर यहाँ पर बेस है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बना सकते हैं, मतलब कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। इसका मतलब वाटर हैव कैपेसिटी टू बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड एज वेल एज अ बेस। वाटर दोनों की तरह रिएक्ट कर सकता है, एसिड और बेस की तरह, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बच्चों बात कर रहा हूँ। तो एम्फोटेरिक नेचर पहली केमिकल रिएक्शंस मेरे ख्याल से हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अगर एग्जाम में आएगी तो हम लोग उसको लिख कर आ सकते हैं बहुत आराम से। तो ये हो गया हमारा पहला, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शंस। वाटर बड़े आराम से रेडॉक्स रिएक्शन करवा सकता है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक समय पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे समय पर, मतलब उसी समय पर ऑक्सीडेशन और उसी समय पर रिडक्शन दोनों हो रहा हो। तो रेडॉक्स रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने ले लूँ सोडियम और इस सोडियम की रिएक्शन करा दूँ वाटर के साथ, तो जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर सोडियम का 0 होगा क्योंकि वो अपने मेटेलिक फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा एंड ऑक्सीजन का -2 होगा। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस वाटर गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो नाउ सोडियम है ऑक्सीडेशन नंबर +1, OH पे तो -1 होता है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। आप देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया, मतलब हमारे सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन, और इस हाइड्रोजन को देखो -1 से 0 है ना, ये बात समझ में आ रही है। -1 से 0 हो गया मतलब इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो वाटर होता है इट कैन पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शंस एज वेल। इनफैक्ट आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में जो 6CO2 प्लस 12H2O, मतलब हमारी बॉडी की तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली आप लोगों से बात कर रहा हूं थोड़ी सी जगह बना के मैं इसको गैस बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं फोटोसिंथेसिस की। तो 6CO2 प्लस 12H2O से बनता है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2। तो बेटा आप देखो यहाँ पर आपके वाटर का फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन हो गया ताकि ग्लूकोज बन सके, तो ये भी एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर आपका जो वाटर है इसके पास एक और टेंडेंसी है दैट इट कैन पार्टिसिपेट इन रेडॉक्स रिएक्शन और इट कैन डू रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन भी कर सकता है। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को ध्यान से देख लीजिए। नाउ द थर्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। जो थर्ड केमिकल रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। मतलब वाटर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेना चीज़ों को। वाटर अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पिछले वीडियो में ही बताया था मैंने, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस वजह से इट इज़ अ वेरी गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। तो ये आयोनिक हो, कोवेलेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, सबको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, किसी को आयोनाइज कर सकता है, या कभी कभी उनके डिसॉल्व करने के बाद उनके साथ रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में कंपाउंड है P4O6 के साथ अगर मैं H2O रिएक्ट कर रहा हूं तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे H3PO4। मैं यहाँ पे इसके 4 मोल्स लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर P4 है, तो 4 4 16। यहाँ पर मेरे पास 4 4 16, ठीक है, 6 ऑलरेडी है, 5 यहाँ पर, तो 10 की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ 10 लगा दिया, 20, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। या आप एक काम करो, इसको थोड़ा सा और इजी वे में अगर ले आने की कोशिश करो, P2O6 ले लीजिए आप यहाँ पर, या P4O10 ले लीजिए आप लोग यहाँ पर। हम लोग एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, हम P4O10 वाली केमिकल रिएक्शन लेते हैं, वो हमारे NCERT में भी गिवन है। P4O10 की रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करोगे, P4O10 व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट फॉर्म H3PO4। यहाँ पर 4 फॉस्फोरस, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया।
नाउ इट विल बिकम 4 4 16, 10 यहाँ पर ऑलरेडी है, मैंने यहाँ पर लगा दिया 6, 6 2 12, 12। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। पिछली रिएक्शन बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन देख ली। ये भी हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है। जब P4O10 पानी के अंदर जाता है, हाइड्रोलिसिस होने की वजह से ये H3PO4 बना लेता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मान लीजिए SiCl4 है, तो जब ये SiCl4 वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट कराएंगे तो ये SiCl4 वाटर क्या करेगा, पहले इसको आयोनाइज कर देगा, Si अलग कर देगा और 4Cl नेगेटिव अलग कर देगा। फिर ये 4Cl नेगेटिव 2 to the 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 4HCl बना लेंगे। ठीक है, और SiO2 बनकर ये अलग डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से एज यू कैन सी हाइड्रोलिसिस कर सकता है वाटर, या तो इस कंपाउंड को ब्रेक करके दो प्रोडक्ट बना ले, या पूरी तरीके से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना ले। इन कंपाउंड की ओरिजिनलिटी को वाटर खत्म कर सकता है, वाटर इनका हाइड्रोलिसिस कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस बहुत ईजी से हो जाएगा, भले वो कोवेलेंट कंपाउंड हो या वो आयोनिक कंपाउंड है, इट डिपेंड्स। ठीक है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आफ्टर दिस इज हाइड्राइड फॉर्मेशन, या मैं कहूं हाइड्रेट फॉर्मेशन। द फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रेट फॉर्मेशन। बेटा हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का किसी कंपाउंड के साथ जुड़ जाना, अटैचमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद अ कंपाउंड। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड के साथ तीन तरीके से जुड़ सकता है। पहला बाय कोऑर्डिनेशन, बॉन्ड्स है ना, तब इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन हाइड्राइड्स, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स। कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट में बेटा क्या होता है, क्योंकि आप लोग देखिए हमारा जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल के पास दो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है, और जब कोई कंपाउंड अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर देता है या किसी के साथ शेयर कर लेता है, तो जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सच बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बनाने की कोशिश करें, तो मेरे पास एक एग्जांपल यहां पर आता है, Cr यानी क्रोमियम H2O6 3 पॉजिटिव। कैसे बनेगा ये कंपाउंड में, इस स्ट्रक्चर को ओपन करके यहां लिख के बताऊंगा। ये आपका क्रोमियम है। क्रोमियम क्या करेगा, इस तरीके से 6 वाटर मॉलिक्यूल से 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करके इस तरीके के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाएगा। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर 11th में हम लोग को इस तरीके से समझना पड़ेगा कि ये क्रोमियम ने एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें क्रोमियम ने 6 वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करे और इस तरीके से एक हाइड्रेट का फॉर्मेशन किया। मतलब वाटर का मॉलिक्यूल पूरा का पूरा किसी एटम से, किसी मेटल से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ जाए, ऐसो को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट्स, जिसका एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाइड्रेट दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। सेकेंड इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। बेटा इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्ट्स जिनके सॉलिड, जैसा आपको मालूम है जो भी सॉल्ट होते हैं ये इस तरीके से हमेशा लेटाइस या मैं कहूँ क्यूब के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक सॉल्ट बनाऊं, तो ये क्यूब होगा, यहाँ पर कैटायन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है Ba, यहाँ पर भी है बेरियम, यहाँ पर भी है बेरियम, यहाँ पर भी है बेरियम। मतलब हर क्यूब के कॉर्नर पर आप लोगों को बेरियम देखने को मिलेगा। फिर इन एजेस पर, इन पॉइंट पर आपको दिखेगा क्लोरीन, 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 इस तरीके से। तो अब आप देखो जब ये क्यूब बना, तो इस क्यूब में यहाँ पर बहुत सारी खाली जगह रह जाती है। तो इन खाली स्पेसेस में, इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स के अंदर, इन खाली जगहों के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आकर बैठ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल आकर एडजस्ट हो जाता है। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि आप लोगों ने क्या किया, एक बॉक्स लिया, एक चॉक बॉक्स लिया,
उस चौक के डब्बे के अंदर आप लोगों ने छोटे छोटे वो मार्बल्स आते हैं ना, वो आपने उसके अंदर फिल कर दिए। छोटे छोटे कंचे मार्बल्स आपने उसके अंदर, दाने गोल 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 जो कांच के दाने होते हैं या मोती, वो आपने उसके अंदर रख दिए। अब आप खुद इमेजिन करो, जब आप एक बॉक्स के अंदर छोटे छोटे से मार्बल्स रख दोगे, बिल्कुल पास पास चिपका के भी अगर आप रख दोगे, तो आपको दिखेगा कि इतने सारे मार्बल्स रखने के बाद भी ये जो बॉक्स है ये पूरी तरीके से भरा नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर ये ऐसी बहुत सारी सॉलिड के अंदर एम्प्टी स्पेसेस देखने को मिलेगी। तो जब इंटरस्टिशियल कोई सॉल्ट बनता है तो ऐसे सॉल्ट्स के अंदर बहुत सारी खाली जगह हमें देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। आप देखो ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। तो ऐसी बहुत सारी आपको खाली जगह देखने को मिलेगी जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आकर एडजस्ट हो जाता है। तो जब आप BaCl2 का सॉल्ट बनाओगे, और सॉल्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, उसमें ऐसी बहुत सारी खाली स्पेसेस होंगी जिनमें वाटर मॉलिक्यूल सीधा का सीधा आकर एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल आकर बैठ जाएंगे, और ऐसे सॉल्ट को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। मतलब सॉलिड के अंदर, वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर जो जगह खाली रहती है उसमें आकर वाटर मॉलिक्यूल बैठ जाए, दैट इज योर इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। एंड थर्ड हाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रेट्स। हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रेट्स, बट एज द नेम सजेस्ट, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रेट्स, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। कैसे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि आपके पास में सॉल्ट है CuSO4.5H2O, इसको हम लोग ब्लू वाइट्रॉल भी कहते हैं, ब्लू वाइट्रॉल। तो इसका फॉर्मूला तो आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका रियल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स देखा था, ठीक उसी तरह यहाँ पर कॉपर के साथ 1, 2, 3 और 4 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर, कोऑर्डिनेशन हाइड्रेट बनाकर चिपक जाते हैं, और इसके पास होता है SO4 डाई नेगेटिव, इस पर होता है डाई पॉजिटिव चार्ज। तो ये Cu.4H2O और SO4 बन गया, और इस SO4 से एक वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर जुड़ा होता है। यानी इन दोनों के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो ये जो हाइड्रेट बना, ये कैसा बना, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल इस पूरे कॉम्प्लेक्स से आकर चिपक गया थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें, Cu के साथ में H2O के 4 मॉलिक्यूल, इसलिए ऐसा बाहर आएगा SO4.H2O, क्योंकि इस H2O ने क्या कर रखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी होगी, और इस वजह से ये इसके साथ इस तरीके से जुड़ जाता है। तो ये है आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्राइड्स। तो बेटा ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपके वाटर की। एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, जितने एग्जाम्पल मैंने लिखा है ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्योरली NCERT के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, जस्ट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। तो होपफुली वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।